नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे करबी अंगलोंग पीस डील के बारे में। केंद्र सरकार, असम सरकार और करबी अंगलोंग के अलगाववादियों ने मिलकर एक समझौता साइन किया है। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे कि अब करबी अंगलोंग के जितने भी आउटफिट्स हैं, जितने भी संगठन हैं जो अलग राज्य या अलग देश के लिए लड़ रहे थे, वो अब हथियार डाल चुके हैं और इन्होंने ये कहा है कि अब वो शांति समझौते का पालन करेंगे। तो ये पूरा मामला क्या है, करबी अंगलोंग कहाँ पर स्थित है, क्या इश्यूज हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करें। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरी जो भी प्लस क्लास या फिर स्पेशल क्लासेस होती हैं जो सभी के लिए फ्री हैं, उनके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। व्हेनेवर आई एम लाइव यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। असम के कार्बी आंगलोंग में लंबे समय से चल रहे हिंसा को रोकने के लिए फाइनली एक समझौता साइन हुआ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 5 संगठनों के बीच में 4 सितंबर को, 4 सितंबर को। और इस समझौते से अब वहां पर हिंसा का अंत होगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर बड़े संगठन इस पीस डील में शामिल हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी अनाउंस किया है, जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अनाउंस किया गया कार्बी आंगलोंग के एरियाज में डेवलपमेंट के लिए। और गृह मंत्री ने यह भी कहा कि ये इंसर्जेंसी फ्री नॉर्थ ईस्ट के सपने में एक बहुत बड़ा स्टेप है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसके बारे में जानकारी दी। वो खुद वहां मौजूद थे दिल्ली में जब ये समझौता साइन होता है, और कार्बी आंगलोंग के जितने भी आउटफिट्स हैं उन सभी के लीडर्स के साथ उन्होंने इस तरह का फोटोग्राफ भी खिंचवाया। अब देखिए, असम में 3 बड़े अलगाववादी मूवमेंट्स चल रहे थे हिस्टोरिक तौर पर। अगर हम देखें तो असम की हिस्ट्री वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स हैं। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के लोग या एक ही भाषा बोलते हैं, जी नहीं। असम में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं और हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए, मेजर तौर पर आज़ादी के बाद असम में 3 बड़े मूवमेंट चले हैं। एक तो है बोडोलैंड मूवमेंट, दूसरा उल्फा के द्वारा चलाया गया अलग असम का मूवमेंट, और तीसरा कार्बी इंसर्जेंसी। तो ये तीनों मूवमेंट्स किस एरिया में थे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बोडोलैंड जो है, ये बोडो आदिवासी समूह डिमांड कर रहे थे एक अपना अलग स्टेट बोडोलैंड, जो कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो ये उत्तरी असम के हैं, यहाँ पर इन्होंने डिमांड करे थे। ओके, तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्दर्न पार्ट के, भूटान से लगते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर बोडोज जो है वो अपना एक अलग बोडो लैंड डिमांड कर रहे थे। तो बोडो लैंड समझौता भी हो चुका है और यहाँ पर सेमी ऑटोनॉमी दी जा चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने मोस्टली यही किया है असम और उत्तर पूर्व के राज्यों में, जहाँ पर भी एक अलग राज्य की या अलग देश की डिमांड थी, वहाँ पर कुछ ऑटोनॉमी दे दी गई है इन पार्ट ऑफ 6th शेड्यूल। ठीक है, 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। दूसरी बड़ी इंसर्जेंसी थी उल्फा के द्वारा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट फॉर असम। इनका क्या मानना था कि असम एक अलग देश होना चाहिए, इट शुड बी अ सेपरेट कंट्री। तो उल्फा एक अलग देश बनाना चाहता था असम में। तो ये इंसर्जेंसी भी लगभग खत्म हो चुकी है। उल्फा के ज़्यादातर बड़े आतंकवादी या बड़े लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं और उल्फा को ऑलमोस्ट पूरा क्रश कर दिया है भारत की सरकार ने। तीसरा मूवमेंट है यहाँ पर कार्बी आंगलोंग में। वैसे तो बहुत सारे छोटे मोटे भी हैं, लेकिन ये मेजर बड़े मूवमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, आप देख सकते हैं ईस्ट, और ये वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ है दीमा हसाओ। तो ये वाले जो एरियाज हैं, ये ऐतिहासिक तौर पर जो अहोम किंगडम था उनके साथ भी इतना क्लोजली एसोसिएटेड नहीं थे। यहाँ पर इंडिपेंडेंट अपने किंगडम्स थे इनके। तो यहाँ पर दीमा हसाओ जो है, ये एक अलग किंगडम हुआ करता था, इसको कचार किंगडम भी कहते हैं। तो ये कचारी किंगडम के अधीन आता था। और यहाँ कार्बी आंगलोंग में कार्बी ट्राइब्स रहती हैं, कार्बी समुदाय रहते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा जो असम का एक ट्रेडिशनली जो अहोम किंगडम था उसके इतने इंटीग्रल पार्ट नहीं थे, ये बात आप समझिए। इसीलिए इनका इतिहास अलग है। तो जब ब्रिटिशर्स ने 1826 में असम को अपने कंट्रोल में लिया, टू बी स्पेसिफिक अहोम किंगडम को अपने कंट्रोल में लिया था, उस समय इनके साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं हुई थी। बाद में धीरे धीरे इनके साथ भी डील होनी शुरू हुई और असम में इनको अलग गवर्न किया जाता था। ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी ये एरियाज जो हैं ये अलग गवर्न होते थे, बिकॉज ये पहाड़ी एरिया है, बहुत बड़ा यहाँ पर जंगल है, दे आर हिली डिस्ट्रिक्ट्स। और ये ब्रह्मपुत्र वैली का जो एरिया है उसमें शामिल नहीं है, ये थोड़ा सा जोग्राफिकली भी अलग एरिया है। बाय द वे, ये मैप जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, इसमें असम के नए डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। टोटल असम में अब 35 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इस साल भी एक नया डिस्ट्रिक्ट आया था। अगर आप में से कोई असम से है तो मुझे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। 35th डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो ये लेटेस्ट मैप है, जो 35 डिस्ट्रिक्ट हैं असम के, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बी आंगलोंग वाला जो एरिया है ये, और दीमा हसाओ, यहाँ पर भी एक इंसर्जेंसी चल रही है कई दशकों से। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में 1947 के तुरंत बाद ही यहाँ पर डिमांड शुरू हो गई थी कि इसको असम से अलग रखा जाए। तो ये एरियाज असम से, असम राज्य जो उस समय बहुत बड़ा था, जिसमें नागालैंड, मणिपुर सब कुछ था। तो जिस समय नागाज, मणिपुर के लोग और मिजोरम के लोग अलग राज्य की डिमांड कर रहे थे, उस समय सेम टाइम पर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ के लोगों ने भी कहा कि हमें भी अलग राज्य चाहिए। लेकिन नागालैंड, मणिपुर की डिमांड्स को मान लिया जाता है 60s 70s में।
कार्बी आंगलोंग की डिमांड को नहीं माना गया। लेकिन यहाँ पर 6th शेड्यूल के अनुसार सेमी ऑटोनॉमस रूल दे दिया गया, यानी कि ट्राइबल काउंसिल्स बनवा दी गई, ऑटोनॉमस काउंसिल बनवा दी गई, नॉट ट्राइबल काउंसिल, ऑटोनॉमस काउंसिल दे दी जाती है यहाँ पर 6 शेड्यूल के अनुसार। और पूरे उत्तर पूर्व में भारत सरकार ने यही किया था उस समय कि बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ, यहाँ मेघालय में, इधर त्रिपुरा में 6 शेड्यूल के अनुसार काउंसिल्स बनवा दी जाती हैं और इन काउंसिल्स को काफ़ी स्वायत्तता दी जाती है ताकि ये अपने लोकल रूल को, लोकल शासन को चला सकें। तो ये यहाँ पर ऑटोनॉमी देने के बावजूद प्रॉब्लम्स बनी रही। तो ये स्टेटस तो 1951 में ही मिल गया था इनको, लेकिन उसके बावजूद लोग खुश नहीं थे। उनको लगता था कि ये सेमी ऑटोनॉमस काउंसिल जो है ये पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है और इनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं है। तो समय समय पर सरकार उसमें कुछ बदलाव भी लाती है, जैसे 2019 में कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर्स दिए गए थे 6th शेड्यूल एरियाज को, बट स्टिल एक अलग राज्य की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी और इसीलिए कई संगठन यहाँ पर 1980 के दशक में हथियार उठा लेते हैं। तो अभी जो कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल के हेड हैं तुलीराम रोंगांग, ही इज़ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑफ दिस कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल थे और अब ये माना जा रहा है कि जितने भी संगठन जो हथियार उठाकर लड़ाई लड़ रहे थे वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और सरकार के साथ बातचीत करके वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो देखो, कार्बी आंगलोंग में डिमांड एक राज्य की थी, तो हथियार क्यों उठाने पड़ गए लोगों को? अब इस क्षेत्र की एक बहुत ही यूनिक बात यह है कि कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ एरियाज जो हैं यहाँ पर न केवल एक अलग स्टेटहुड की डिमांड है, बल्कि नगाज और मणिपुर के जो कुकीज़ हैं उनके साथ भी इनकी अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो जो दिमसा लोग यहाँ पर रहते हैं दीमा हसाओ में, तो दिमसा, कुकी, नगा, इनके बीच में भी आपस में कई बार टकराव होता है और इनके अपने अपने जो संगठन है वो कई बार दूसरे समुदाय के लोगों पर गोलियां बरसाते हैं, उनका नरसंहार भी किया जाता है। तो जिसके कारण ये लड़ाई न केवल भारत सरकार या असम सरकार के खिलाफ बन गई थी, बल्कि एक इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी बन चुकी थी। जैसे 2003-2005 में कई बड़े बड़े हादसे हुए थे यहाँ पर। हादसे क्या थे? नरसंहार थे, एक संगठन के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मार दिया एंड वाइसे वर्सा। तो ये सब चलता गया और जो भी संगठन पावरफुल होता है वो क्या करता था, यहाँ पर टैक्स लेता था लोगों से, इलीगल टैक्स अपने स्तर पर। तो अगर कोई मान लो कार्बीज का कोई संगठन है, वो ज़्यादा पावरफुल है, तो वो दिमसा लोगों से भी टैक्स लेगा। यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि नगास जो इस एरिया में रहते हैं उनसे भी टैक्स लिया जाए। तो इसके कारण भी आपस में बहुत फ्रिक्शन था और जब इंसर्जेंसीज आसपास के नागालैंड जैसे क्षेत्रों में भी देखी जा रही थी, तो यहाँ पर 80s में कार्बी संगठन बनते हैं और वो भी हथियार उठाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी हैं, लगभग 30 कम्युनिटीज़ हैं, इनके अपने लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन्स हैं और इनमें भी बहुत सारे संगठन हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बी आंगलोंग में केवल एक संगठन लड़ रहा था, हर समुदाय का, हर एथनिसिटी का, मेजर एथनिसिटी का अपना अलग संगठन बन गया था और इन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया 1980s के बाद में। तो अभी आप देखोगे जो पीस ट्रीटी साइन हुई है, इसमें आप देखिए कि चलो सरकार की तरफ से तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दूसरे संगठन भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कार्बी लोंगरी, नॉर्थ कचार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स। और ये संगठन तो अभी लेटेस्ट हैं, कई सारे संगठन तो 90s में बने और वो मिक्स हो गए। फिर उसके बाद वो 2011 में भी एक समझौता हुआ था, उस समय कईयों ने हथियार डाल दिए, लेकिन फिर वापस नए संगठन बन गए। तो ये सिलसिला लगातार कार्बी आंगलोंग और एक तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में चलता जा रहा है, तो इसको शांत करना काफ़ी ज़रूरी है। तो कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल तो कई सालों से 1952 में ही बन गई थी, 51 या 52 में 6 शेड्यूल के तहत, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर खुश नहीं थे। उनका मानना है कि बाहरी लोग, यानी कि जो असम की ब्रह्मपुत्र वैली के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर सेटल हो रहे थे, तो इनको आउटसाइडर्स माना जा रहा है। तो आप समझ रहे हो कि असम, जहाँ पर ऑलरेडी NRC CAA वाला पूरा डिबेट है कि बाहरी लोग ना आए, उसके अपने क्षेत्र में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग असमिया लोग को बाहरी मानते हैं। और वो क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि हमारा कम्युनिटी, हमारा ट्राइब पूरा अलग है यहाँ पे कार्बी आंगलोंग में। तो यहाँ पर आबादी का जब सेंसस का डेटा आता है तब देखा जाता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रिक्ट की पहले जहाँ 75% हुआ करती थी, वो 91 तक 51% के आसपास हो गई है। तो इसीलिए कार्बी आंगलोंग के जो ट्राइबल्स हैं वो खुश नहीं है कि बाहरी लोग यहाँ पर असम की ब्रह्मपुत्र वैली से या और भी आसपास के एरियाज से लोग आकर यहाँ पर बस रहे हैं, और इसीलिए इन्हें चाहिए एक अलग राज्य। तो कोर डिमांड ये थी कि एक अलग राज्य चाहिए, अलग देश की डिमांड नहीं थी। आई थिंक मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहीं अलग देश बोल दिया था, दैट वॉज मेनली फॉर उल्फा। ठीक है, उल्फा की डिमांड थी कि असम को अलग देश बना दो। कार्बी आंगलोंग में डिमांड यह है कि अलग राज्य होना चाहिए और उस राज्य के पास सारी शक्तियां हो कि कौन आकर यहाँ पर रह सकेगा, कौन नहीं रह सकेगा।
तो ये जो डिमांड है ये कई बार हिंसक हो गई। आखिरी बड़ी हिंसा हुई थी 2013 में, जब कई सारे सरकारी ऑफिसेज को आग लगा दी गई थी। ऑलमोस्ट जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं नॉर्थ दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में और कार्बी आंगलोंग में, इन सबको आग लगा दी गई थी। और ये जो हिंसा है इसके कारण सरकार को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है। जो एक टिपिकल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे इश्यूज है ना, वो सारे के सारे आपको कार्बी आंगलोंग में नजर आ जाएंगे। अब 2021 में असम राज्य में चुनाव हुए थे, तो इन असेंबली इलेक्शन से पहले वहां की सरकार ये कोशिश कर रही थी कि कार्बी आंगलोंग के अलगाववादियों से बात करी जाए। तो 5 मिलिटेंट संगठनों ने ये बात कही कि हाँ, हम हथियार डाल देंगे। तो 1000 मिलिटेंट्स ने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। और इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर भी शामिल था, इंगती कथार सोंगबजीत। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन ऑफ असम। तो इसने भी हथियार डाल दिए और इस तरह से हिंसा में काफ़ी कमी देखी गई। और अब इन्हीं संगठनों को सरकार ने ऑफिशियली आमंत्रित किया कि आइए बात करके अब जो भी बात है उसको फाइनलाइज कर देते हैं। तो अब ये एग्रीमेंट दिल्ली में साइन हुआ है होम मिनिस्ट्री के तत्वाधान में। और इसके पीछे क्या कारण है कि देखो, केंद्र सरकार से बहुत सारे आश्वासन चाहिए होते हैं, हर चीज़ राज्य सरकार के हाथ में नहीं होती। जैसे कि जो भी इनके कार्डर्स हैं, कार्डर यानी कि जो लोग हथियार उठाकर अभी तक अलग राज्य के लिए लड़ रहे थे, अब इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। सरकार इनको कुछ पैसा देगी या कुछ और सहायता प्रदान कर सकती है, जैसे कि नौकरी वगैरह में मदद। पहले कई बार जैसे ये भी किया गया है कि जो हथियार डाल देते हैं उन लोगों को किसी एक स्पेशल बटालियन में या फिर पुलिस की किसी स्पेशल टुकड़ी में शामिल किया जा सकता है। तो प्रोबेबली ऐसा भी कर सकती है सरकार। अभी ऐसा कुछ प्रॉमिस किया नहीं है यहाँ इस केस में। ओके, फिर सबसे बड़ा वादा जो भारत सरकार ने किया है वो है ग्रेटर डेवोल्यूशन एंड ऑटोनॉमी, यानी कि जो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल की स्वायत्तता है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। कार्बी भाषा, संस्कृति और कार्बीज की अलग पहचान, इसको बचाने की पुरजोर कोशिश करी जाएगी। तो असम के लोगों द्वारा, बाहरी लोगों द्वारा आकर यहाँ पर बसना, इनको लगता है कि इनकी संस्कृति को डाइल्यूट कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए सरकार यहाँ पर एक्टिवली अब काम करेगी। काउंसिल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस्ड डेवलपमेंट होगा। और ये कैसे किया जाएगा ताकि असम राज्य की इंटीग्रिटी पर कोई असर ना आए। तो ऐसा नहीं है कि असम से सारे पावर छीन लिए गए हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। असम स्टेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो असम स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर नहीं छीने गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोकल डेवलपमेंट का काम जो है वो अब इस काउंसिल को दे दिया जाएगा। असम की सरकार, राज्य सरकार, एक कार्बी वेलफेयर काउंसिल बनाएगी उन लोगों के लिए, ऐसे कार्बीज जो इस कार्बी ऑटोनॉमस काउंसिल के एरिया के बाहर रहते हैं। यानी कि वो जो डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने आपको, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाहर भी कुछ कार्बीज रहते हैं, लेकिन वहां पर इस ऑटोनॉमस काउंसिल का कोई राज नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। उन कार्बीज के लिए कार्बी वेलफेयर काउंसिल काम करेगी। एक कंसोलिडेटेड फंड बनाया जाएगा जिसमें कार्बी लोगों की सहायता के लिए यहाँ पर फंड, पैसा मुहैया कराया जा सके। एंड फाइनली सबसे बड़ी बात यही है कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल को, KAAC को, ज़्यादा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स दिए जाएंगे। तो ये सारे जो समझौते हैं, इस तरह के कुछ एग्रीमेंट्स 90s और 2011 में भी हुए थे। तो देखो 95 और 2011 के समझौते में सब ऐसी ही बात हुई थी, लेकिन ये समझौते फेल हो गए थे क्योंकि उस समय जिन संगठनों ने हथियार डाल दिए थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन उनकी जगह नए संगठन बनकर आ गए। तो ये भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है नॉर्थ ईस्ट में कि आप जिस संगठन से बात करते हो कल को वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जगह कोई नया संगठन उभर कर आ जाएगा। तो यहाँ कार्बी आंगलोंग में एग्जैक्टली यही हुआ है 90s और 2011 में। तो इसलिए वहां पर लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं आ पाई, लंबे समय तक शांति नहीं बनी रह सकी। तो जैसा मैंने आपको बताया 2011 में शांति समझौता हुआ, लेकिन 2013 के बाद लगातार हिंसा वापस बढ़ती गई है। एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये जिन लोगों ने सरेंडर किया है अभी, इनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। 338 वेपन्स, 11,000 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन, AK राइफल्स, M16, LMG, रॉकेट लॉन्चर जैसे बड़े बड़े हथियार इन मिलिटेंट्स के पास पाए गए हैं। तो अब ये कहाँ से सप्लाई होते हैं? मोस्टली यही माना जाता है कि जितने भी दूसरे नॉर्थ ईस्ट के संगठन हैं, खास करके जो NSCN है, वो इनको हेल्प करता है हथियार लाने में। और जो मेघालय के भी आउटफिट्स हैं वो भी इनको काफ़ी मदद करते हैं, आपस में इनकी कम्युनिकेशन बनी रहती है। और ये हथियार आते कहाँ से? सारे मोस्टली जितनी भी इंसर्जेंसीज हैं उनको सपोर्ट करता है चाइना। तो चाइना यहाँ पर हथियार मुहैया कराता है ब्लैक मार्केट में, और ये सब म्यांमार के माध्यम से स्मगल होते हैं। फाइनली इस समझौते में कुछ डेवलपमेंट के काम को भी प्रॉमिस किया गया है। तो जैसे पिछला जो समझौता हुआ था 2011 का, उसमें 32 प्रोजेक्ट प्रॉमिस किए गए थे, तो वो अब कंप्लीट किए जाएंगे। और 22 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर और अप्रूव किए गए हैं अंडर द नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। केंद्र सरकार का एक स्पेशल फंड होता है जिसको कहते हैं नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज। नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि अगर उस बजट का किसी एक पर्टिकुलर साल में पैसा खर्च नहीं हो पाता है तो वो अगले साल वापस कैरी ओवर हो जाता है। दूसरे डिपार्टमेंट्स में या नॉर्मल बजट में ऐसा नहीं होता है। तो ये नॉन लैप्सेबल फंड जो है ये नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए होता है। और इसमें कार्बी आंगलोंग में अभी 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं 200 करोड़ के,
तो ये अब जल्द से जल्द कंप्लीट करे जाएंगे। तो ये था कार्बी आंगलोंग शांति समझौता। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। एंड इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF, इस टेलीग्राम चैनल पर ये उपलब्ध है। यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कम्प्लीटली फ्री हैं, प्लस और आइकॉनिक जैसे कोर्सेज हैं यहाँ पर। इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करके आप, ये पेड सब्सक्रिप्शन है, इनको सब्सक्राइब करके आप लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो भी कोर्स आप अवेल करें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग द रेफरल कोड महिपाल। और यहाँ 2022 और 23 के जो कोर्सेज हैं उनका पूरा शेड्यूल हमने जारी कर दिया है, डिटेल्ड शेड्यूल, कौन से महीने क्या क्लास रहेगी, इसको आप ज़रूर देखिए। और ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और याद रखिए कि अगर आप 1 ईयर कोर्स खरीदते हैं तो आपको नोट्स फ्री मिलेंगे, पूरी तरह से जो तैयार नोट्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से, बेस्ट टीम की तरफ से जो नोट्स तैयार करे गए हैं, यू विल गेट देम फॉर फ्री। EMI ऑप्शन पर भी आप कोर्स को ले सकते हो। EMI की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना, एक लिंक मिलेगा आपको, उसमें आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि मोबाइल नंबर या ईमेल, और हमारी टीम मेंबर्स आपको कांटेक्ट करके EMI का पूरा प्रोसेस आपको गाइड कर देंगे। प्रीलिम्स 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए हमने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। इट इज़ देयर फॉर 60 डेज सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको 13,500 रुपीज़ में पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सारी क्लासेस जो चल रही है उनको आप अवेल कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। सो एनरोल इन दैट नाउ। आपको मेरे भी जो अपकमिंग प्लस कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। मिशन AIR-1 प्रीलिम्स 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज वाला एक बैच चल रहा है, ये ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इसमें मेरी क्लासेस अभी चल रही हैं। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फ़ायदा उठाइए और कॉम्बैट में अच्छा स्कोर करिए ताकि जो भी सब्सक्रिप्शंस मैंने आपको बताया, यू कैन गेट देम फॉर फ्री। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।